बहुत अच्छे। शुरू करते हैं बच्चों। तो जरा सा हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर हमारा चल रहा था और हम लोगों ने प्लेग डिजीज को डिस्कस कर किया था, ठीक है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। उम्मीद है आपको वो पॉइंट रिकॉल होंगे, क्योंकि उनको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो होता किससे है, यर्सीनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है, पास्चुरेला पेस्टिस पहले उसे कहा जाता था। और ये बैक्टीरिया ये जो है पैरासाइट होता है एक आर्थ्रोपोड के ऊपर, जिसे हम रैट फ्ली बोलते हैं, जिनोप्सिला चियोप्सिस, ठीक है। ये हाइपर पैरासिटिज्म का एक एग्जाम्पल हमें दिखाई देता है। हालांकि हाइपर पैरासिटिज्म के और भी एग्जाम्पल हैं। आप पढ़ेंगे जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहां पर इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, तो वहां पे पैरासिटिज्म एक इंटरेक्शन आएगा और वहां पर आपको एक और हाइपर पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल मिलेगा, जिसके बारे में अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर वो टॉपिक पॉइंट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिजीज पर। और अगली जो डिजीज है बड़ी कॉमन डिजीज है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन क्यों है और इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है ये हम जरूर देखेंगे। तो नेक्स्ट डिजीज आती है कौन सी भाई, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। कौन सी डिजीज है, फूड पॉइजनिंग। हम कुछ खाते हैं और खाने के बाद जनरली पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो वो भी एक फूड पॉइजनिंग है। लेकिन यहाँ पे हम जिस फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक टाइप की फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। और ये खतरनाक टाइप की फूड पॉइजनिंग होती है जिस पैथोजन से, जिस बैक्टीरिया से, उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम वो बैक्टीरिया है जिससे सीवियर फूड पॉइजनिंग होती है, और इसीलिए इस बीमारी को, इस डिजीज को बॉटुलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। सो फूड पॉइजनिंग भी कह लो या बॉटुलिज्म भी कह लो, दोनों सेम बातें हैं। बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग होता किससे है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। खास बात क्या है भाई, ये जो डिजीज है या ये जो बैक्टीरिया है ये कैंड फूड से फैलता है। कैंड फूड का मतलब क्या है, डिब्बा बंद खाना, ठीक है। ये जो फैक्ट्री से जो पार्शली कुक्ड जो फूड आते हैं, अध पके हुए जो भोजन आते हैं, कई बार हम देखते हैं सुपरमार्केट में फ्रिज में रखा हुआ बहुत सारा फिंगर चिप्स और जो है आजकल तो पराठे वगैरह भी आने लगे हैं, तो पराठे, फिंगर चिप्स, पोटैटो फ्राइज, ये सब जो आते हैं तो ये कैंड फूड, ये पैक फूड होते हैं। तो इनमें कई बार होता है, जनरली हम बताएं तो इन्हें प्रॉपर रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर पे इन्हें रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार लापरवाही हो जाती है, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, कई बार उन ध्यान नहीं दे पाते और हो सकता है कुछ समय तक उनका वो फ्रीजिंग फ्रीजिंग लेवल मेंटेन नहीं हो पाया, तो उसमें कई तरह के अलग अलग फंगस या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही कैन वाले फूड आते हैं, जो अपन कैन को खोलकर जो फूड यूज करते हैं, जनरली मिल्क प्रोडक्ट, इंडिया में ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट आते हैं। बाकी इंडिया के बाहर हर तरह का फूड जो है कैन के फॉर्म में मिलता है, कैंड फूड में होता है। तो बेसिकली इसलिए इंडिया में ये डिजीज कम पाई जाती है, क्योंकि इंडिया के लोग जो है ना डेली खाना बना के खाने पे विश्वास रखते हैं। बहुत ज्यादा हुआ तो सुबह का खाना शाम को एक बार हीट करके उसे कंज्यूम कर लेते हैं, या शाम का सुबह को, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि इंडिया के बाहर जैसे महीनों पुराना खाना खा रहे हैं, कैन में डब्बा बंद खाना है उसको खाए जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये डिजीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये इंडिया में इसीलिए इसके केसेस बहुत कम पाए। आजकल लोग ज्यादा एडवांस हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा अपने आप को मॉडर्न और डेवलप बनने लगे हैं, तो घर में थोड़ा खाना कम करते हैं और मार्केट, सुपर मार्केट से लोग जो है डब्बा वाला खाना, कैन वाला खाना लेके आने लगे हैं। तो उसके साथ ये बीमारी भी अब धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगी है, ठीक है। आज से 12-13 साल पहले ये डिजीज बड़ी रेयर होती थी, लेकिन अब जो है, जो ए ग्रेड सिटीज हैं इंडिया की, जिनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, वहां पर ये बीमारी जो है, ये डिजीज बहुत अ, अब जो है थोड़ी सी कॉमन होने लगी है। पहले रेयर होती थी, अब कॉमन होने लगी है।
होता क्या है इसमें, जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है तो ये एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है, एक तरह का ये हेमोटॉक्सिक पॉइजन जैसा सिक्रीट करता है। और ये हेमोटॉक्सिक उतना ही पावरफुल होता है जितना कि स्नेक वेनम, सांप का जो जहर है, उतना ही पावरफुल। वो भी एक हेमोटॉक्सिक, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये भी हेमोटॉक्सिक होता है, ब्लड और बाकी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। और बहुत सीवियर बॉडी में इसकी वजह से स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। नहीं ध्यान दे, रीनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो टॉक्सिक इज सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, एक टॉक्सिन सिक्रीट होता करता है, वो हेमोटॉक्सिक है। और ये हेमोटॉक्सिक बॉडी में स्वेलिंग, बहुत भयानक टाइप की स्वेलिंग कॉज करता है और कॉजेज किडनी फेलियर एंड लीड टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड इवन लीड टू डेथ। ठीक है, ये इसकी सीवियरिटी है, समझ लो। ठीक है, मतलब डेथ भी हो जाती है। हम लोग जो फूड पॉइजनिंग सुनते हैं कि कभी कुछ ऐसा बाहर का खा लिया, मार्केट का खा लिया, वो जनरली इतना सीवियर नहीं होता है। ठीक है, वो बस होता है कि वॉमिटिंग हुई, डायरिया हुआ, लूज मोशंस हुए, डिहाइड्रेशन हुआ, और वो ठीक हो जाता है, एक दो दवाएं। ये जो बॉटुलिज्म है ना, ये सबसे सीवियर फूड पॉइजनिंग की कैटेगरी में आता है। सीवियर फूड पॉइजनिंग मतलब अगर हम इंडिया के बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे डेथ रेशियो देखें तो वहां पे जो जितने डेथ रोड एक्सीडेंट या इनसे होती है उनसे थोड़ा ही कम, मतलब एक मेजोरिटी ऑफ जो डेथ होती हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से पाई जाती है। ठीक है, वहां पे ऐसा चलन नहीं जैसे अपने यहाँ पर है कि दोनों टाइम अपन फूड कुक करके फ्रेश फूड कंज्यूम करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं होता। तो जनरल अगर हम कॉमन सिम्टम भी हमें इसमें वही मिलते हैं, स्टमक एक मिलता है, डायरिया मिलता है, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन और स्वेलिंग इन बॉडी, ये कॉमन सिम्टम्स हमें मिलते हैं। ट्रीटमेंट इनका भाई सूटेबल एंटीबायोटिक्स चलती हैं, डिपेंड करता है किस स्ट्रेन का बैक्टीरिया है उसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। कभी भी ये याद रखना, आज भी याद रखो, डॉक्टर बनने के बाद भी याद रखना, कभी भी एंटीबायोटिक्स श्योर नहीं रहती। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। किसी स्ट्रेन पे कोई एंटीबायोटिक हो सकता है काम करेगी, किसी दूसरे स्ट्रेन पे काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक्स जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, याद करेंगे कितने टाइप की एंटीबायोटिक्स होती हैं जब हम एमबीबीएस, तो उसके बाद भी जब तक हम लोग कल्चर टेस्ट डिटरमाइन नहीं कर लेते तब तक जो एंटीबायोटिक्स चलाते हैं वो सब तुक्का मार रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, सब तुक्का मार रहे होते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को लेकर एक बड़ा जो है, बड़ा एक टिपिकल सिचुएशन डेवलप होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप होता है अलग अलग स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया में, और ये रेजिस्टेंस जो है उस एंटीबायोटिक के असर को ही खत्म कर देता है। ठीक है, तो पहला डिजीज फूड पॉइजनिंग, या जिसे हम बोटुलिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बैक्टीरियल डिजीज, जो कॉमन बैक्टीरियल, अभी हम कॉमन बैक्टीरियल का डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज का अलग से हम डिस्कशन देखेंगे, यहां हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहां हम केवल कॉमन बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये हमारी लास्ट डिजीज थी जिसको हमें कॉमनली जानते हैं, फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वायरल डिजीजेस पर। ठीक है, वायरल डिजीज आजकल बड़ी जो है हॉट लिस्ट में चल रही है वायरल डिजीज। ठीक है, सब लोग जानते ही होंगे भाई, उसी की वजह से हम और आप आज यहाँ ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वायरल डिजीजेस, और वायरल डिजीज में हम जो बात कर रहे हैं, पहली जो डिजीज को लेकर हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है भाई, वो है रेबीज। ठीक है, रेबीज खूब सुना होगा, गली में मोहल्ले में जो आसपास आवारा कुत्ते होंगे, कई बार दौड़ा लिया होगा, एक आध कभी काट भी लिया होगा, तो लोग बात कर रहे हैं अरे इसको इंजेक्शन लगाओ वरना रेबीज हो जाएगा। तो ये वही रेबीज की बात हो रही है। ठीक है, तो रेबीज जो है किस तरह की डिजीज है, ये बेटा वायरल डिजीज है, और इसका जो वायरस है उसे हम कॉमनली रेबीज वायरस कहते हैं, या हम उसे रेब्डो वायरस कहते हैं। ठीक है, रेबीज वायरस जिस ग्रुप को भी बिलोंग करता है उसे रेब्डो वायरस कहा जाता है या स्ट्रीट वायरस कहा जाता है। अब स्ट्रीट वायरस इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्ट्रीट पे पाया जाने वाला वायरस है, क्योंकि शहर में सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनकी बॉडी में पाया जाता है ये वायरस, इसलिए नाम भी पड़ा है स्ट्रीट वायरस। ठीक है,
हमने डिस्कस किया था दो ऐसी डिजीजेज हैं जो 100% फेटल डिजीजेज है। एक याद करो, टिटनेस के बारे में बताया था, एक बार हो जाए, सिम्टम आ जाए तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, 100% उसकी डेथ कंफर्म होती है। दूसरी है रेबीज। तो सोच लो, बहुत खतरनाक है ये सिचुएशन, ये डिजीज एक बार हो जाए तो इसका व्यक्ति का जो बचना है ना, वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसलिए जो है इसको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, इस डिजीज को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, 100% फेटल डिजीज वाले कैटेगरी में आता है। स्प्रेड यानी फैलता कैसे है भाई? तो मोहल्ले का कुत्ता था, काट लिया, फैल गया। तो कैसे काटेगा? काटेगा तो उसका सलाइवा जो है, स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट एनिमल्स जो होते हैं, या वाइल्ड एनिमल्स, ऐसा नहीं कि केवल स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट एनिमल, वाइल्ड एनिमल। कई बार जंगल में गए, वहां कोई, कई बार सुना होगा मंकी, बंदर काट लेते हैं लोगों को, तो उससे भी होता है। कई बार जंगल में गए, वहां जकाल वगैरह काट लिया, सियार जिसको बोलते हैं, उससे भी हो सकता है। तो वाइल्ड एनिमल्स जिनको भी वैक्सीनेट नहीं किया गया है उनके, या जो रैंडम जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनके काटने से भी हो सकता है। तो सलाइवा ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, जो कार्निवोरस है। अच्छा, कार्निवोरस एनिमल्स की आदत भी होती है, जैसे डॉग्स हो गए, कैट हो गए, टाइगर, लायन। हालांकि टाइगर लायन अगर किसी को काटेगा तो वो रेबीज से बाद में मरेगा, पहले उसको खा जाएगा। ठीक है, तो रेबीज वाली सिचुएशन तक वो पहुंचेगा ही नहीं टाइगर और लायन के केस में। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर बच गया, तो ये जो स्ट्रीट एनिमल्स या जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ये जनरली आप ध्यान से अगर इनको देखोगे तो ये ग्लास वगैरह से पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, ग्लास या कप से पानी नहीं पीते, बॉटल से भी नहीं पीते। ये क्या है, डायरेक्टली मुंह से, टंग से पानी पीते हैं। ठीक है, तो टंग इनका डायरेक्ट वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में आता है। जब कभी तालाब वगैरह पे देखोगे तो टंग इनका वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में आता है, और उसी के थ्रू सलाइवा भी वाटर बॉडीज में चला जाता है। अब एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के सलाइवा में भी ये जो वायरस है ये जा सकता है। ठीक है, तो सलाइवा ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, ये कार्निवोरस एनिमल्स के सलाइवरी ग्लैंड में ये वायरस स्टे करता है, वहीं रहता है, और उन्हीं के सलाइवा से ये स्प्रेड होता है। ठीक है, स्प्रेड बाय सलाइवा ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स, ये हमें पॉइंट याद रखना है। आईपी कितना है भाई? 3 to 4 days। वैसे तो हम 3 days ही मानकर चलते हैं, अप टू 72 आवर्स हम बोलते हैं। 4 days का रिस्क नहीं लेना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 3 to 4 days। सिम्टम क्या होता है? अगर 4 days पास हो गए हैं, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, तो 4 दिन के बाद सिम्टम क्या मिलेगा? सिम्टम की बात करें भाई, ब्रेन को डैमेज करने लगेगा। ब्रेन में जो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उन न्यूक्लियस को, उन न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगेगा, जिससे क्या होगा? पागलपन, मैडनेस, दिमाग जो है काम करना डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पागलपन, मैडनेस इज सीन, अजीब अजीब सी आवाजें निकालना, अजीब सी हरकतें करना, ये उसमें स्टार्ट हो जाएगा। एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, उस ब्रेन के पार्ट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से दैट पर्सन फील्स फियर फ्रॉम वाटर। वो पर्सन को पानी से डर लगता है, वो पानी से फियर फील करता है, और इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, पानी से डर। ये रेबीज का एक कॉमन सिम्टम हमें दिखाई देता है उन लोगों में जिनमें इसमें सिम्टम अराइज होते हैं। फिर न्यूक्लियस डेवलप, डैमेज होते होते ब्रेन इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि वो पर्सन की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, वो सरवाइव नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन दो तरह की होती है। एक जो हम डोमेस्टिक, जो पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू बिल्लियां होती हैं, उनमें जो हम पहले से वैक्सीन लगाते हैं, बोलते हैं ना इसको वैक्सीन का इंजेक्शन लगा हुआ है, वो उनके लिए एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है कि उनकी बॉडी में वो वायरस सरवाइव ना कर पाए, उनके सलाइवा में वो वायरस स्टे ना करे, तो उन्हें एटीन्यूएटेड वैक्सीन देते हैं। ऐसा नहीं कि हम वैक्सीन लेके घूमेंगे, हम अपने लिए क्यों वैक्सीन लगवाएं? हमारा पालतू कुत्ता है, हम उसको लगवाएंगे, उसके काटने से ना हो। ठीक है, ये वैक्सीन हम अपने लिए नहीं लगाते, ये हम किसको लगाते हैं? जो डॉग्स होते हैं
या जो रैंडम स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या जो डोमेस्टिक पालतू जो डॉग्स होते हैं उनको लगाया जाता है। फिर एक बात आती है हम अपने लिए क्या लगाते हैं अगर किसी ने गलती से काट लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी किस्मत खराब होती है, उनको बार बार कुत्ते जो है ना ऐसे दौड़ा दौड़ा के काटते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है, हमको नहीं मालूम कि क्या उनमें है। जैसे हम जनरली हमको आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं। जनरली क्या है, आजकल देखते हैं कि बाइक वाइक से जा रहे थे तो कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तो उसमें लोग और तेज भागते हैं तो उसमें लोगों को चोट भी लग जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए, जब कभी ऐसे कुत्ते दौड़ाए तो हिम्मत जुटा और गाड़ी वहीं रोक दो, तो डर के मारे भाग जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैं कॉमनली करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे एक एक एग्जांपल, एक मेरा फ्रेंड है, ठीक है, मैं बताऊंगा तो तुम लोग सोचोगे कि हंसोगे थोड़ा सा, है ना, लेकिन जानना जरूरी है कि होता क्या है कि उसके साथ ऐसा है कि कोई कुत्ता अगर नॉर्मली बैठा हो, नॉर्मली बैठा है, जिस कुत्ते ने अपने जीवन में किसी को कभी भौंका भी नहीं होगा, काटा तो दूर की बात है, वो उसके सामने जाता है ना तो कुत्तों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो सब पागल जैसे हो जाते हैं। और उसको 3-4 बार कुत्ते अलग अलग जगह पर, कभी दिल्ली में, कभी कहीं कभी कहीं, वो काट चुके हैं, ठीक है। उसके साथ ये किस्मत उसकी खराब है कि जब वो कुत्तों के सामने जाता है ना, तो उसके जाने से पहले तो कुत्ता नॉर्मल होता है, डॉग्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने जाता है डॉग्स को पता नहीं क्या हो जाता है, उसको दौड़ा के काट लेते हैं। ये कुछ लोगों में पाया गया, इसका भी मुझे रीजन नहीं मालूम क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन तो एकदम नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन अब साइंटिफिक रीजन पता करें तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो उसके लिए फिर क्या होता है ना, ARS, एंटी रेबीज सिरम, ये सिरम वैक्सीन है। ये इन्फेक्शन के बाद और सिम्टम आने के पहले ली जाती है। सो इट इज क्योर, ये क्योर है। यही एक चीज है, यही एक डिजीज है जहां पे कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली थीसिस यहां पे लागू नहीं होती। यहाँ पे आपको क्योर पे ही जाना पड़ेगा, प्रिवेंशन की बात यहाँ नहीं आएगी कि आपको मालूम है कि हमको 2 हफ्ते बाद कुत्ता काटेगा, हम पहले से इंजेक्शन लगा घूमे, ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे हम ह्यूमंस को एंटी रेबीज सिरम, जो सिरम वैक्सीन है, उसी को यूज करना पड़ता है, ठीक है। और वो कब यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि लोगों इंजेक्शन लगा, पहले 14 इंजेक्शन लगते थे, आजकल 5 लगते हैं, ठीक है। वो पेट में लगते हैं, एब्डोमेन में लगते हैं, ठीक है। पहले 14 लगा करते थे, यही वो हैं 14 इंजेक्शन एंटी रेबीज सिरम। अब जो है 5 लगते हैं। तो रेबीज के लिए ये कॉमन। नेक्स्ट डिजीज, डेंगू, या हम इसे डेंगी बोलते हैं, ठीक है। लोग जो है डेंगू बोलते हैं, न्यूज़पेपर वाले डेंगू, मीडिया वाले डेंगू, असली नाम है डेंगी। डेंगी या डेंगी डिजीज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। किस वायरस से होता है, डेंगी वायरस से। और ये किस तरह का वायरस है, ये जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसे बोलते हैं फ्लेवी वायरस। तो डेंगी वायरस, डेंगी इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो डिजीज है वायरल तो है, और इसे हम कॉमनली मलेरिया की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। किस तरह की डिजीज है, मलेरियल डिजीज। मलेरिया अलग अलग तरह का होता है, ये जो मलेरिया है ये वायरस से होने वाला मलेरिया है। और इसे हम डेंगू बुखार कॉमनली जो नाम लेते हैं, डेंगी फीवर या डेंगू मलेरिया। तो कॉज्ड बाई, इसको जो स्प्रेड करता है, कॉज्ड बाई वायरस, वायरल डिजीज है, स्प्रेड कौन करता है इसको, फीमेल एडीज मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो इज द वेक्टर। अब वेक्टर कौन है भाई, फिजिक्स में तो हम पढ़ते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो और जिसमें डायरेक्शन हो, दोनों हो, उसे वेक्टर कहते हैं। यहां पे वेक्टर किसको कह रहे हैं भाई, जो होस्ट भी है और कैरियर भी है, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट भी है और कैरियर भी है उसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको। सो कैरियर प्लस होस्ट इज इक्वल टू वेक्टर, यानी इसकी बॉडी में उसकी लाइफ साइकिल भी रन करती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलाता भी है, इसलिए इसे वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर वर्ड यूज करना, जहां भी यहाँ मलेरिया के केस में जो आएगा तो मॉस्किटो की जो इंपॉर्टेंस है वो केवल होस्ट या केवल कैरियर नहीं है, वो होस्ट प्लस कैरियर है, और इसलिए उसे वेक्टर नाम दिया जाता है।
अब जो मलेरिया कॉज करता है वो किस तरह का मॉस्किटो होता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो है। अब बोले सर कि ये फीमेल ही एडीज क्यों है? क्योंकि बेटा खून पीने का काम जो है ना वो फीमेल मॉस्किटो का ही होता है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करती, खून पीती है। मेल जो है दैट इज मेल जो है वो, अगर हम बात करें तो वो हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी। ठीक है, हर्बीवोरस होता है। जो ब्लड सकिंग जो होते हैं उन्हें सैंग्विवोरस कहा जाता है। अगर आपको याद होगा, सैंग्विवोरस जो ब्लड फीडर होते हैं, ब्लड को से जो ऑप्टेन, ब्लड को अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑप्टेन करते हैं, उन्हें हम सैंग्विवोरस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो पैरासिटिक वर्ड यूज करते हैं ये फीमेल मॉस्किटो के लिए सही नहीं है, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जो ब्लड सक करता है या ब्लड पे जो डिपेंडेंट होता है, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो जो ब्लड सक करता है किसी की बॉडी पर, जब अटैक करके ब्लड को सक करता है, तो वो अपने लिए नहीं करता। ठीक है, उस ब्लड की रिक्वायरमेंट उस मॉस्किटो को खुद के लिए नहीं है। वो मॉस्किटो को जब ब्रीडिंग करना है तो ब्रीडिंग करने के लिए, एग्स के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो एग्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो ब्लड सक करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर हम बोले तो मॉस्किटो का ब्लड सक करना ये पैरासिटिज्म के कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये पैरासिटिज्म में नहीं आएगा, ये एक अलग तरह का इंटरेक्शन है जो हम देखेंगे। तो बाकी ये पॉइंट याद रखना कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि डज इट कंसिडर्ड एज ए पैरासिटिज्म, तो नो, बिकॉज मॉस्किटो डज नॉट रिक्वायर ब्लड फॉर हर न्यूट्रिशन। अगर ऐसा होता तो मेल भी उस पर डिपेंड करता, मेल भी फिर सैंग्यूरस होता है, लेकिन ऐसा मॉस्किटो में केवल फीमेल में पाया जाता है। तो उसे जरूरत है किसके लिए? ब्रीडिंग में जो उसके एग्स होंगे, एग्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, खुद के लिए उसे जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा नाम अगर हम इस मॉस्किटो की पहचान देखें तो इसे हम टाइगर मॉस्किटो कहते हैं बच्चों। ठीक है, टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी पर ब्लैक और येलो स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, तो इसको हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये टाइगर मॉस्किटो है। या जो इसका नाम है एडीज एजिप्टी, जो डेंगू कॉज करता है, एडीज एजिप्टी। तो डेंगू मलेरिया या डेंगू कॉज करने वाला जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी पर, एब्डोमेन पर येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, इसलिए उसे टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। नाम है एडीज एजिप्टी। जो कॉमन मलेरिया हम पढ़ते हैं और आने वाले हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन मलेरिया दैट इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वहां भी फीमेल जो है मॉस्किटो ही ब्लड सक करती, मेल नहीं करता, ये बात को याद रखना। कॉमन मलेरिया में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जो कि प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम है उसका। यहां पर ये वायरस है, नाम है फ्लेवी वायरस। दोनों में डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस देख के हम समझ जाएंगे किस तरह के वाटर में ये मलेरिया के, ये जो मॉस्किटो है ये अंडे देता है, अपने एग्स ले करता है। और इसके जो रिगलर्स हैं, रिगलर मतलब लार्वा ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, रिगलर बोलते हैं उसे, रिगलर्स, लार्वा ऑफ मॉस्किटो। रिगलर्स किस तरह के वाटर में डेवलप हो रहे हैं ये हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मॉस्किटो। जनरली जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में एनोफिलीज मॉस्किटो अंडे देता है। तो एनोफिलीज मॉस्किटो ले एग्स इन फ्रेश वाटर, और एडीज मॉस्किटो ले एग्स इन डर्टी वाटर, नाले का पानी, गंदा पानी, यमुना नदी का पानी। ठीक है, कहाँ है यमुना नदी? दिल्ली। और इसीलिए डेंगू के ज्यादातर केसेस कहाँ मिलते हैं? एनसीआर, दिल्ली में। और ये डिजीज जानते हो, ये मेट्रोपॉलिटन डिजीज है, हाई फाई डिजीज है। डेंगू कभी जो है ना आपको गांव रूरल एरिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो वहां पे गंदगी कम होती है, पोल्यूशन कम होता है, गंदा पानी और भी कम होता है। शहरों में, जो बड़े शहर हैं,
और बेसिकली मैंने बताया दिल्ली, और दिल्ली से जो शहर डायरेक्टली कांटेक्ट में है, जहां से डेली फ्लाइट्स अप डाउन होती हैं, जहां से डेली शताब्दी ट्रेन आती जाती है, जहां से राजधानी आती जाती है, दिल्ली से चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, ठीक है, ये जो शहर हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है। और उन शहर में भी आप देख सकते हो कि ऐसी कॉलोनीज जहाँ के लोग फ्रीक्वेंट दिल्ली का मूवमेंट करते हैं, या वहां पर आपको ये बीमारियां ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये गांव में रहने वाली बीमारी नहीं है, ये इस बीमारी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज की डिजीज हम कहते हैं। ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन से दूसरे मेट्रोपॉलिटन में आसानी से फैल सकती है, और जो डायरेक्टली कांटेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, आगरा हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, और जो सिटीज जो दिल्ली के डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो वहीं पर ये फैलते हैं। वहां भी उतना ही लगभग पॉल्यूशन मिलता है, थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड वाटर वहां भी आराम से मिल जाता है, और इसलिए ये जो वेक्टर है ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सिम्टम की बात करें, जब ये डेंगू का अटैक होगा किसी को, तो सिम्टम क्या मिलेंगे बच्चों? सबसे पहले हाई फीवर, वन ऑफ द मेजर सिम्टम भाई। बॉडी पेन, हाई फीवर मिलेगा, बॉडी पेन। रैशेज ऑन बॉडी, बॉडी पर जगह जगह पर रैशेज बनेंगे, इंटरनल स्किन के नीचे जो है ऐसे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स। ये जो वायरस है ये प्लेटलेट्स पर अटैक करता है, और प्लेटलेट्स पर अटैक करता है तो प्लेटलेट्स का को डिस्ट्रॉय करता है, और प्लेटलेट्स जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो जो जहां डिस्ट्रॉय होगी वो वहां पर पैचेस के फॉर्म में स्किन के नीचे हमें ब्राउन या रेड कलर के पैचेस बॉडी में अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे। तो प्लेटलेट काउंट क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है। नॉर्मल कितना है? 1.5 लाख टू 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ये कम हो जाता है, 1 लाख, उससे भी कम होने लगता है, 50,000, उससे भी कम होने लगता है। तो ये प्लेटलेट काउंट पे अफेक्ट करता है। इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे कहते हैं टॉर्निकेट टेस्ट। ठीक है, टॉर्निकेट टेस्ट वो टेस्ट है जो डेंगू के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, डेंगू वायरस या डेंगू डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, नाम है मम्स। मम्स जिसे कॉमनली हम गलसुआ कहते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, गलसुआ या मम्स। और इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिजीज है ये जिस वायरस से होती है उसका नाम है पैरामिक्सो वायरस, या इसे हम मम्स वायरस भी बोलते हैं या पैरामिक्सो वायरस कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं, नाम ही है इसका पैरामिक्सो वायरस। और हम देखेंगे कि ये जो वायरस है ये इन्फेक्ट करता है किसको? पैरोटिड ग्लैंड को। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, हम बात करें अगर पैरोटिड ग्लैंड की, तो कहाँ पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड? ईयर के पास। ठीक है, कान के पास जो है, कान के नीचे की तरफ होता है, हमारी जो मैंडिबल बोन है उसके अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो कैसे फैलता है? इट इज स्प्रेड बाय सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जाहिर सी बात है, सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करने वाला ये वायरस है, और सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है, तो स्प्रेड भी कैसे होगा? सलाइवा के थ्रू होगा। और सलाइवा के थ्रू जब ये स्प्रेड होता है तो जिसको भी इन्फेक्ट करता है उसके पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड को ये इन्फेक्ट करता है, और पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग कॉज करता है, जो कि एक साइन है इन्फ्लेमेशन का। स्वेलिंग कॉज करता है, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉजेज स्वेलिंग। अब पैरोटिड ग्लैंड के साथ कठिनाई क्या है बच्चों? उसके साथ प्रॉब्लम क्या है पैरोटिड ग्लैंड कि पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर जो है हमारी बोन होती है। ठीक है, मसल्स होती है, बोन होती है जो पैरोटिड ग्लैंड को ऊपर से ऐसे दबा के रखती है, और जब उसमें स्वेलिंग होगी तो उसके पास कोई ज्यादा स्पेस नहीं है फैलने के लिए, स्वेल होने के लिए ज्यादा स्पेस है नहीं,
तो जो बाहर की जो मसल्स होती है, जैसे हमारी टेम्पोरलिस मसल है जो जॉ बोन से अटैच, यहाँ पे टेम्पोरलिस मसल पाई जाती है, फिर मेसेटर मसल पाई जाती है। तो ये पैरोटिड ग्लैंड को बाहर से क्या करते हैं, दबा देते हैं। वो स्वेल करता है और दबाते हैं, जितना स्वेल करेगा और दबाएंगे तो इसमें बहुत भयानक पेन होता है, बहुत ही भयानक, मतलब कि अनकंट्रोलेबल हम बोल सकते हैं, इतना भयानक पेन होता है, व्यक्ति रोने लगता है दर्द के मारे। ठीक है, सीवियर पेन नियर ईयर, कान के पास तो पूरा स्वेलिंग हो जाती है, कान ईयर की जो ओपनिंग है वहां पर स्वेलिंग, फिर नेक में ये स्वेलिंग नेक तक फैल जाती है। ठीक है, हम देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें वन साइड, अभी वन साइड ही इसका जो इन्फेक्शन है वो दिख रहा है, एक साइड ही। तो यहाँ पे स्वेलिंग जो है, अब देखेंगे नेक तक ये स्वेलिंग पहुंच जा रही है। और सीवियर पेन नियर ईयर, कान के पास सीवियर पेन। वैक्सीन कौन सी देते हैं, एमएमआर, एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर मीजल्स, मम्स और रेबीज, 3 डिजीज में देने वाली वैक्सीन है, नाम है एमएमआर। और किस तरह की वैक्सीन है ये, एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसमें हीट किल्ड और वीकेंड वायरस, हीट किल्ड और वीकेंड वायरसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, हीट किल्ड और वीकेंड वायरस पाए जाते हैं किसमें, इस वैक्सीन में, नाम है एमएमआर वैक्सीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिजीज। अब डिजीज कब से इंपॉर्टेंट होने लगी भाई, तो डिजीज इंपॉर्टेंट डॉक्टर के लिए होती है। ठीक है, अब हम फ्यूचर डॉक्टर है भाई, आने वाले भविष्य में इन्हीं सब डिजीजेस को हमें डील करना है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट डिजीज। और इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, हमारी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारी कॉमन लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो अगली डिजीज आती है जिसे हम कहते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, या हम इसे चेचक हिंदी में बोलते हैं बेटा, चेचक, या और थोड़ा टिपिकल पे बात करें तो इसे छोटी माता कहा जाता है। छोटी माता क्यों कहते हैं, ये तो इसके सिम्टम की वजह से कहते हैं। ठीक है, छोटी माता, ऐसा बोलता है लोगों में, माता जी आ गई हैं, और इसको बोला जाता है छोटी माता। तो चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय अ वायरस नोन एज वेरिसेला जूस्टर वायरस। ठीक, वायरस का नाम है वेरिसेला जूस्टर वायरस, ये पूरा नाम है। वैसे तो बुक्स में वेरिसेला वायरस ही लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन वेरिसेला जूस्टर वायरस याद रखना है। और हम इसे कॉमनली किस नाम से जानते हैं, तो भाई छोटी माता कहा जाता है। बॉडी में कैसे एंटर होता है, तो एंट्री जो कॉमन है वो रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू होती है। कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बॉडी के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या बॉडी फ्लूइड, ठीक है, दो हैं, तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो सकता है या बॉडी फ्लूइड हो सकता है, जिससे ये वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड होता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कह लो या बॉडी फ्लूइड कह लो। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, आईपी, तो इंक्यूबेशन पीरियड पाया जाता है 7 to 10 डेज। ठीक है, कितना पाया जाता है, 7 से 10 दिन, 7 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड पाया जाता है। और हम अगर इसके सिम्टम की बात करें, क्या हमें सिम्टम मिलते हैं, तो जब ये बॉडी में इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है, और जब इसके सिम्टम आते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सिम्टम्स को लेकर ही डिफरेंसेस जनरेट होते हैं। सिम्टम में बॉडी पे जगह जगह पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, और ये ब्लिस्टर्स सबसे पहले एब्डोमेन रीजन में बनते हैं, वहां से फिर ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फैलते हैं ब्लिस्टर्स पूरी बॉडी में। फर्स्ट डेवलप इन एब्डोमेन रीजन एंड देन स्प्रेड इन होल बॉडी। और क्या होता है इसके साथ ही, हेडेक होता है, फीवर होता है, बॉडी पेन भयानक टाइप का होता है, वीकनेस, कमजोरी होती है।
लेकिन ये ब्लिस्टर्स जो है ना, ये टाइम टू टाइम जो है रिकवर हो जाते हैं और इनके कोई परमानेंट मार्क्स नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, दे डू नॉट लीव परमानेंट मार्क्स। इनके परमानेंट निशान नहीं रहते। इनके निशान जो बनते हैं, ब्लिस्टर्स शेड होते हैं, फिर वो जो इनके रैशेज रहते हैं वो कुछ दिनों बाद पूरी तरह से हील कर जाते हैं, परमानेंट मार्क्स नहीं पाए जाते। और इनके जो ब्लिस्टर्स होते हैं, दे आर नॉट फ्लूइड फिल्ड, नो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। इनमें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, चिकन पॉक्स की। तो जब भी हम वायरल डिजीजेस पे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमें केवल सिम्टम को नॉर्मलाइज करना होता है। सिम्टम्स को कम करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। वायरसेस के ऊपर कोई भी मेडिसिन जनरली काम नहीं करती। कुछ ही ऐसी रेयर मेडिसिन हैं जो रेयर कंडीशन में वायरसेस के ऊपर काम करती हैं, अदरवाइज वायरसेस मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते तो उनके ऊपर कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग्स काम नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पे वायरल डिजीजेस में ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो बॉडी को खुद हील करने के लिए देते हैं, कि हमारी बॉडी इनसे खुद हील करती है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में ये पावर पाया जाता है जो वायरसेस के अगेंस्ट खुद बॉडी को, बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करके हील कर सके। बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, केवल जो फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इन सब सिम्टम्स को हम कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो ये ब्लिस्टर्स बनते हैं पूरी बॉडी पर, और इनमें फ्लूइड, ये फ्लूइड फिल्ड नहीं होते, और इसलिए इनके परमानेंट मार्क्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ये बात हो रही है किसकी, चिकन पॉक्स की बात हो रही है। चलो, तो इसके सिम्टम्स में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ब्लिस्टर्स हैं ये सॉलिड फिल्ड ब्लिस्टर्स हैं, इनमें लिक्विड नहीं भरा होता, और ये ब्लिस्टर्स हील कर जाते हैं और इनके परमानेंट मार्क्स भी नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं, स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स जिसका नाम है बड़ी माता, नाम है स्मॉल लेकिन डिजीज का नाम है बड़ी माता। ठीक है, क्योंकि इसके जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना वो बड़े होते हैं साइज में, इसलिए इसे कहा जाता है बड़ी माता। चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स साइज में छोटे होते थे, इसलिए उसे कहा जाता था छोटी माता। ठीक है, तो याद रखना इसको, स्मॉल पॉक्स हैज लार्ज ब्लिस्टर्स, और ये ज्यादा खतरनाक है। उन दोनों डिजीज में, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में अगर हम बात करें, तो जो डेथ के कॉजेज पाए जाते हैं, डेथ जो देखी जाती है वो स्मॉल पॉक्स में देखी जाती है, कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस। ठीक है, किससे होती है, वेरियोला वायरस से होती है। वेरियोला वायरस, वो किससे थी, वेरिसेला वायरस से। ये किससे है, वेरियोला वायरस से। स्प्रेड वैसे ही है जैसे वो स्प्रेड हो रही थी, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, नेजल पैसेज एंड ओरल रूट, बॉडी फ्लूइड। किसी एक पर्सन का बॉडी फ्लूइड दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी ये फैलता है। आईपी 7 to 10 days इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि जो डिजीज है उसका सिम्टम 7 से 10 दिन में आ जाता है। जब ये पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उसके 7 से 10 दिन में, 7 to 10 days में इसका सिम्टम अराइज हो जाता है। तो आईपी हो जाता है कितना, 7 to 10 days का। सिम्टम क्या अराइज होता है उसकी बात करें तो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स या वेसिकल्स, लार्ज साइज, थोड़े बड़े होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, जिन्हें वेसिकल्स भी हम बोल सकते हैं, डेवलप ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर डेवलप होते हैं। जैसे होता है ना, कभी हमें कहीं जल जाए, हाथ कहीं गर्म चीज पे लग गया तो वहां पे बॉयल बन जाता है, उसमें फ्लूइड भरा होता है। तो वैसे ही फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर पूरी बॉडी पर बनते हैं पहले, फिर वो फ्लूइड फिल्ड जो ब्लिस्टर है उनका फ्लूइड सॉलिडिफाई हो जाता है, वो डार्क ब्राउन कलर में सॉलिडिफाई हो जाता है। येलो में भी, पहले येलो में चेंज होता है, फिर डार्क ब्राउन में चेंज होता है, फिर वो ब्लिस्टर्स जो है ना थिक पैड के फॉर्म में वो शेड ऑफ हो जाते हैं, बॉडी से शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और जब ये शेड होते हैं तो दे लीव परमानेंट मार्क्स, बॉडी से जब वो ब्लिस्टर्स सॉलिडिफाई होके शेड होते हैं तो उनके परमानेंट मार्क्स पाए जाते हैं।
और परमानेंट निशान जो दिखाई देते हैं वो किसमें, स्मॉल पॉक्स में दिखते हैं, ठीक है। सो दे लीव परमानेंट मार्क्स, बॉडी पेन और फीवर, हेडेक वो तो सिम्टम सेम है। कैन कॉज डेथ ऑल्सो, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है स्मॉल पॉक्स की वजह से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, अब WHO की एक अलग कहानी है भाई। WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने पृथ्वी से स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया है। अकॉर्डिंग टू WHO, स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ। लेकिन फिर भी हमारे देश में उसके बाद बहुत से लोगों को अभी भी स्मॉल पॉक्स होता है, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हमने उसको इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ, ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा इसी से मिलता जुलता पहले पॉइंट समझो कि इरेडिकेशन कब कब ऐसा कहा जाता है कि इस डिजीज को हमने इरेडिकेट कर दिया है या हमने इस डिजीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जब किसी डिजीज का ऑन रिकॉर्ड 3 लगातार सालों तक कोई पेशेंट ना मिले, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर ये बात होती है कि जब किसी डिजीज का 3 लगातार सालों तक कोई पेशेंट ना मिले तो हम ये कहते हैं कि इस डिजीज को हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया से अगर हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया से कुछ डिजीजेज हैं जो इरेडिकेट हुई हैं, जैसे कि एक आपने अभी सुना होगा पोलियो, ठीक है। पोलियो प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया। पहले पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता था जिनमें पूरे कंट्री वाइड जो है वो पोलियो की जो वैक्सीन है वो दी जाती थी। लेकिन अब वो वैक्सीन तो मिलती है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है उस तरह से नहीं चलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहां पर वैक्सीनेशन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चलता है। लेकिन अब वो घर घर जाके वैक्सीनेट करने वाला सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब जिनको भी वैक्सीनेशन कराना होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाते हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वहां पे वैक्सीनेशन कराते हैं। तो ये गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट है बेटा, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन और लोगों में अवेयरनेस की बात करें, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक डिजीज को खत्म कर देना जड़ से, दैट इज एप्रिशिएबल, मतलब उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन आप लोगों के बर्थ से कुछ साल पहले ही ऐसे ही एक और डिजीज पाई जाती थी जिसका नाम था फाइलेरियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस बोलते थे, एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, हाथी पांव भी बोलते हैं। उसमें वो एक डिजीज थी जब इंडिया के कुछ रीजनल, कुछ स्टेट्स में ये डिजीज एपिडेमिक की तरह पाई जाती थी। ये बात है 80s और 70s की बात है। तो उस समय इसके लिए एक डिपार्टमेंट ही बना था, एक हेल्थ डिपार्टमेंट की ही एक ब्रांच बनी थी, उसका नाम था फाइलेरिया डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो उस फाइलेरिया डिजीज के कम्युनिटी स्प्रेड को मैनेज करता था। फिर वो डिजीज को जब इरेडिकेट किया तो फिर पोलियो, पल्स पोलियो प्रोग्राम 95 में स्टार्ट हुआ। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम फिर चला और ये पल्स पोलियो प्रोग्राम अभी इसी 2010 के बाद 2000 आई थिंक 2010 के बाद 11 या 12 में ये प्रोग्राम जो है पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। हालांकि हमें जीके से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमें ये बात जाननी है कि दो ऐसी डिजीजेज हैं जिनको हमारे देश से अभी रिसेंटली जो है इरेडिकेट किया गया है, एक फाइलेरियासिस और एक पोलियो, और वर्ल्ड से इरेडिकेट किया गया है किसको, स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। तो ये 2-3 डेटा याद रखना, इस पे से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स और ठीक है, इसको आप नोट कर लो स्मॉल पॉक्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रिसेंट जो डिजीजेज इरेडिकेट की गई हैं उसमें पोलियो 2010 से 2013 के बीच में इरेडिकेट हुई है। फाइलेरिया 94-95 तक ये पूरी तरह से इरेडिकेट हो गई थी। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलियो या पोलियो डिजीज, ठीक है। इसका पूरा नाम है पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है।
ठीक है। कॉज्ड बाई एक वायरस से होता है जिसका नाम है पोलियो वायरस, और ये वायरस जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसका नाम है पिकोरना वायरस। तो पिकोरना वायरस वो वायरस है जिसे हम कॉमनली पोलियो वायरस कहते हैं। ये अभी तक का खोजा गया सबसे छोटा वायरस, इट इज द स्मॉलेस्ट वायरस येट डिस्कवर्ड। कैसे फैलता है? तो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पोलियो हुआ है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड से, उसके सलाइवा से, उसके फीकल मैटर से, उसके यूरिन या इन सभी के किसी न किसी मोड से, बॉडी फ्लूइड से ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकती है। ठीक है। इसलिए जो पोलियो के पेशेंट होते हैं उनका पूरा, उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है, उनका क्लोथ से लेके उनके बर्तन, उनके यूटेंसिल सब कुछ सेपरेट किए जाते हैं। तो ये इनकी स्प्रेडिंग को लेकर पाया जाता है। इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन जो हमें मिलता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ लिम्स। तो लिखेंगे इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ लिम्स। ठीक है, लिम्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये अफेक्ट करते हैं। कैसे होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आप यहाँ पे देख सकते हो। हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। भाई, हमारी जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स मसल्स में स्टिमुलस लेके जाती हैं। ठीक है, और मसल्स में जहां पर ये न्यूरॉन्स अटैच होती हैं वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आप यहाँ पर देखेंगे न्यूरॉन्स का वो पार्ट जिसे हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, और मसल्स की मेम्ब्रेन जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, इन दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा है। इस गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, गैप आपको दिख रहा है। अब जब न्यूरॉन्स से कोई सिग्नल मसल्स के अंदर जाना है तो न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं वेसिकल्स, और वेसिकल्स से रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, आपने 11th में मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा तो याद होगा कि एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से तो मसल्स के अंदर जाके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। अब इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए यहाँ पे हमें ये रिसेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करते हैं। तो ये जो वायरस है इन्हीं रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रिसेप्टर्स, इनको क्या कहा जाता है? मोटर रिसेप्टर्स। इन मोटर रिसेप्टर्स को ये वायरस क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वायरस का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो जो एसिटाइल कोलिन को मसल्स के अंदर जाना था वो एसिटाइल कोलिन मसल्स के अंदर नहीं जा पाता, और मसल्स के अंदर नहीं जा पाता तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर नहीं कर पाता, और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर नहीं होता तो मसल्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, मसल्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं और उनका साइज बहुत, उनकी जो है थिकनेस बहुत कम हो जाती है, बहुत पतली दुबली मसल्स हो जाती है। और इसलिए जो पोलियो वायरस के पेशेंट होते हैं उनके देखोगे हाथ पैर उनके बहुत पतले दुबले देखें, क्योंकि मसल्स में स्टिमुलस ही नहीं आया, तो मसल्स डीजेनरेट करने लगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टिमुलस ही नहीं आ रहा है। तो उनका साइज जो है बहुत कम हो जाता है, थिन हो जाती हैं, और ये हमें पैरालिसिस के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो सिम्टम में हम लोग नोट करेंगे पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ लिम्स। ठीक है, मसल्स डीजेनरेट कर जाती हैं जो हमें पोलियो में देखने को मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, सो डीजेनरेशन ऑफ मसल्स ड्यू टू मस्कुलर पैरालिसिस एंड थिनिंग ऑफ लिम्स इज ऑब्जर्व्ड। इसमें हम वैक्सीन की बात करते हैं मित्रों। वैक्सीन कौन सी देते हैं? ओपीवी, ओपीवी वैक्सीन चलती है। क्या नाम है इसका? ओरल पोलियो वैक्सीन।